बात कर रहा था कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम कराची से अलग हैं। जी जी। और इतना आज भी मेरे जो खैरपुर के इनिशियल जमाने के दोस्त हैं वो आज भी मुझे हर मौके पे याद रखते हैं और मैं उन्हें याद रखता हूँ। जी जी। तो खैरपुर मेरे लिए इतना अच्छा साबित हुआ। खैरपुर हालांकि बहुत मतलब 300-350 किलोमीटर दूर था। हम महीने में 2 दफा आते थे, जरा इतने नहीं थे तो हम ट्रेन में बैठ के वहां से आते थे, फिर हैदराबाद से बस में और फिर कराची पहुंचे थे। टाइम लगता था, आसान चीजें थी। फिर मेरे वालिद साहब चूंकि बहुत बीमार हो गए हैं कराची में, लिहाजा मेरी जरूरत थी उनको कराची में। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुमने अगर खिदमत करनी है अपने बाप की तो तुम यहाँ अपनी पोस्टिंग कराओ ताकि तुम खिदमत कर सको और ये मौका तुम्हारे हाथ से जाया ना हो। तो फिर मैंने हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की अपने वालिद की बीमारी के सिलसिले में कि मेरे वालिद साहब हॉस्पिटलाइज हैं, वो ऑक्सीजन उनको लगती थी और मेरी ज़रूरत है। मेरे बड़े भाई जो थे वो आर्मी में मेजर थे, वो उनकी सियालकोट में पोस्टिंग थी। तो फिर मुझे हाई कोर्ट ने कंसिडर करते हुए 1981 में मुझे कराची ट्रांसफर कर दिया। मैं 1 मिनट का आपसे तवक्कुफ चाहूंगा। जब आपने बात की कि आपके वालिदैन जो थे वो फलेली अपने फुल्ली आए जो कि सिंध था, और उसके बाद उनको कमांड नफरत का सामना करना पड़ा, ना किसी धक्का देके निकाला, वो बाई चॉइस कराची में है। बिल्कुल ये कुछ किस्सा हमारे भी फैमिली साथ था। मेरी ननियाल जो थी उनको जमीनें अलॉट हुई थी माइझा नहीं जगह है, तो वो उनकी हमेशा बड़ी बातें जिला दादू में। जी जी जी। तो वो उस वक्त जो दादू था उन्होंने दिल दरवाजे सब खोल दिए थे और बड़ी मोहब्बत से रखा था। ये इनकी अपनी चॉइस थी कि वो छोड़ के फिर कराची आ गए। तो आज अगर उनकी औलाद बैठ के कहती है हमारी जमीनों सिंधी काबिज हो गए, तो भाई आपको मिलेगी, आपने आबाद नहीं की, आप बाई चॉइस कराची आ गए, तो सीधी बात कह रहा है। जी मेरा ख्याल से कि जो ईमानदारी से कोई भी, चाहे मुहाजिर हो या सिंधी है या कोई और जुबान बोलने वाला है, अगर वो ईमानदारी से बात करेगा तो वो बिल्कुल इस किस्म की बात नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रेजुडिस है, चाहे वो मुहाजिर है या सिंधी है, और उसके अंदर खुद एक बाइस मौजूद है, तो वो फिर कुछ भी बात कर सकता है, वो फिर ईमानदारी पे वैसे गुफ्तगू कहीं और ही निकल जाएगी। लेकिन मेरा तो तासुर यही है सारे खेल के अंदर ये कि अवाम को डिवाइड किया है लीडरों ने अपनी लीडर की चमकाने के लिए, और हर कम्युनिटी को उस कम्युनिटी के लीडर ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मतलब मुहाजिरों को मेरा बयान कुछ सियासी हो जाएगा अगर मैं इस सिलसिले में आगे चलूं, क्योंकि वैसे जज मुझे सूट नहीं करता कि मैं आप साजिश बोल सकते हैं नहीं, हकीकत जैसे आपने कहा ना, जैसे एमक्यू है, सबसे ज्यादा नुकसान मुहाजिरों किसने पहुंचाया? एमक्यू ने नहीं पहुंचाया। जी बिल्कुल। इसी तरीके से जीएस सिंध है, आज किसी सिंधी से पूछें वो जीएस सिंध के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखेगा और कहेगा कि जितना सिंधियों को जीएस सिंध ने नुकसान पहुंचाया इतना किसी ने एक्सप्लॉयटेशन। मैं बलूचिस्तान के छोटे इलाकों में गया हूँ, उनका सबसे नुकसान जो बलूचिस्तान में पहुंचा, तो वो इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो लिसानियत है इससे नुकसान ही पहुंचाया है। अच्छा, ये हर तबके में मतलब जूनियर डॉक्टर का सबसे नुकसान है, सीधा हो जाते हैं 18 घंटे ड्यूटी में और ड्राइवर से कम तनख्वाह देते हैं। वो तो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मानव के साथ मेरा और आपका जो प्रोफेशन है उसमें जूनियर वकीलों की जो बेड़ा गर्क करते हैं वो सीनियर वकील करते हैं। ऐसा एक नहीं देते, पेशकार के नाम पे कहते हैं रेवेन्यू कानून पेपर। जी मतलब ये कि खैर है, माशरे में ऐसी चीजें होती हैं, उसका मुकाबला करना चाहिए। तो बात हो रही थी आपके सिविल जज के दौर की, जब हिंदुस्तान से आया हुआ एक मुहाजिर बच्चा नया नया पढ़ के और इंटीरियर से जाता है, और वो भी मैं कहता हूँ 78-79 में जाता है, जबकि काफी हद तक उस वक्त तक आ चुका था। 71 के बाद से आपको मालूम है MRD की मूवमेंट के बाद से, भुट्टो की फांसी के बाद से, बहरहाल एक जो आम लोग थे वो भी उसी तरीके से एक जज्बाती हो चुके थे, जिससे बंगाली हुए, वो पाकिस्तानी थे मगर हमने उनको दिवार लगा दिया। उसमें भी आपको उस दौर में जाने के बाद भी आपको मोहब्बतें मिली वहाँ पे और इज्जत मिली वहाँ पे। फेलो जजेस जो कि इंटीरियर से ताल्लुक होते थे उन्होंने आपको इज्जत दी, वहाँ के वकील जो कि करते थे, यानी ये इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है, खुद डिपेंड करता है। और ये मतलब मुहाजिर का लफ्ज जैसे आपने भी कहा ना, ये मुहाजिर का लफ्ज मेरे कभी समझ में नहीं आया। मतलब आप उनको तो मुहाजिर कह सकते हैं जो खुद हिजरत करके आए, लेकिन जो इनको हिजरत करके आए उनकी औलाद तो मुहाजिर हो ही नहीं सकती ना। वो तो जिस सूबे में, या तो वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी के बाद वो जिस सूबे से में
बसी हुई है, जिस सूबे को उसने अपनाया है, उसको उससे मुंसलिक कर दें। सिंध में अगर मेरे वालिद मुहाजिर थे, वो हिजरत करके आए थे, तो मैं तो यहाँ पैदा हुआ ना, मैं तो मुहाजिर नहीं अपने आप को कहलवाऊंगा ना। मुझे कोई अगर मुहाजिर कहता है तो मुझे इससे खुशी होती है। और वो कब तक कहलाना चाहेंगे आपकी औलाद? वही ना, ये तो फिर बाद में बात होगी ना कि वो लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि लोगों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये मुख्तलिफ नाम जारी रखे, और फिर उसी नाम को MQM ने कंटिन्यू किया और उसको उन्होंने अपना एक पहचान बना लिया। वो भी सिर्फ एक वोट लेने वाली बात थी ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि तारीखी आप भी मुझसे इख्तलाफ करेंगे, ये सुनने वाले बहुत से मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि इवन मेरे वालिदैन और आपके वालिदैन जो हिजरत करके आए थे, उनमें दो किस्म के लोग थे, सीधी सी बात है। एक वो जिनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई थी, उनके पास रास्ता कोई था, जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, माल बचाने के लिए वो मजबूर थे, लुटी पिटी करके ट्रेनें इधर आई हैं। इस सब में उन लोगों को बाकी दो क्लास और भी हिजरत करके आई हिंदुस्तान से। एक वो क्लास थी जिसको ये मालूम था, जिसको अच्छा प्रेम किया, मेरे वालिद ने अच्छा प्रेम किया कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुआशी मुस्तकबिल नहीं है। और जब भी मैं हिंदुस्तान जाता हूँ मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरे बाप का फैसला बड़ा सही था, वरना मैं भी गिर रहा। तो एक वो लोग वहां से हिजरत करके जो पाकिस्तान की मतलब कि लुट पिट के हिजरत करके नहीं गए थे, मजबूर नहीं किए गए, जमीन से निकाले नहीं गए थे वो, बल्कि उनका फैसला था कि मोनाबाव के रास्ते जाना है, एक नया मुल्क नई नौकरी। जैसे आजकल के लोग कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, ये तो तारीख का प्रोसेस है। दूसरे बहुत माजरत वो जो मुहाजिरीन हैं उनमें से एक बड़ी क्लास वो भी है कि जब वहां पे रहते थे, जाहिर है कि मेरे दिल से बड़े नजदीक, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कन्वर्टेड थे वो लोग ये। और जब कन्वर्टेड जो थे, जो कि लो कॉस्ट कन्वर्टेड जो मुसलमान थे बेचारे, तो उनको लोग पुश्तों से और नस्लों से जानते थे। और अगर के मजहब में हमारे नहीं है कि क्लास सिस्टम, लेकिन मुआशरे में है, वो मजबूर हुए वहां से निकल के यहाँ आने के लिए, ताकि यहाँ एक नया मुल्क उनको एक नई शनाख्त दे दे। कोई उनको ये न कहे चमारों की औलाद है, कि उनको ये न कहे कि तेली की औलाद है, तो वो भी बहुत बड़ी तादाद आई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद पाकिस्तान के अंदर जो है ये हाथ से काम करने वाले, जैसे कारखाने लगाने वाले, ये अल्लाह का शुक्र है बड़ी तादाद में यहाँ पे हमें दस्तियाब थे, क्योंकि ये वही जाते थी हिंदुओं की जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए, और मुझसे अच्छे मुसलमान है, कोई शक नहीं है। तो हमें तो तफरीक करनी पड़ेगी इसमें कि कौन अपनी शहादत के लिए आया, कौन अपने मुआश के लिए आया, और कौन वाकई लुट पिट के आया। नहीं, मेरा ख्याल ये कि तफरीक करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जब एक इंसान ने किसी लिहाज से भी अपना वोट पाकिस्तान के हक में दे दिया, वो तो सही है, चाहे वो उसने अपने माशरती तरक्की के लिए दिया हो, चाहे वो उसने अपने एक इस्लामी रियासत की तरफ बनने की तरफ जो वादा किया गया था कि एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होगा, वो उससे मुतासिर होकर दिया हो। अगर मैं गलती पर नहीं, तो पाकिस्तान वोट के लिए तो बनानी है। नहीं, आप ही कैसे कह सकते हैं वोट के जरिए नहीं बना? नहीं, मतलब कि एक पॉपुलर मैसेज सपोर्ट। सबसे पहले से आपने खुद कहा कि सिंध की असेंबली ने, जाहिर है सिंध की असेंबली जो मुकर्रर हुई थी वो वोट के जरिए हुई थी। मैं इसको एक दूसरे तरह से कह रहा हूँ, पूरी आपकी जो तहरीक पाकिस्तान चली है सबसे बड़ी जो मूवमेंट कहते हैं, वो आपकी यूपी में चली है, अलीगढ़ में चली है, लखनऊ में चली है, उनको तो पता था वो कभी पाकिस्तान जैसा नहीं बन सकते। नहीं, वो देखे, मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का प्री पार्टीशन सेक्रेटरीट जो था वो हिंदुस्तान के उस हिस्से में कायम था जिसको आप यूपी कह लें, जी बिल्कुल, वो सिर्फ सेक्रेटरीट था, लेकिन उस सेक्रेटरीट में काम जहां के लिए हो रहा था वो इस हिस्से के लिए हो रहा था, और यही बात थी कि अक्सरियत की बुनियाद पे। अच्छा, एक किताब में लिखा है कि जब मुसलमान उनकी अक्सरियत की बात हुई तो ये कहीं नहीं कहा गया कि जी वो 5 वक्त का नमाजी होने चाहिए मुसलमान, वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार होना चाहिए, मुसलमान सिर्फ उसका फेथ होना चाहिए। ठीक है, अब मुसलमान जाहिर है कोई बहुत अच्छा मुसलमान, बाअमल मुसलमान भी हो सकता है और बेअमल भी मुसलमान हो सकता है। तो मतलब आपका ये कहना कि ये पाकिस्तान जो गैर जमहूरी अंदाज से बना, मैं माफ कीजिएगा इख्तलाफ करने की इजाजत करूंगा, ये बिल्कुल एक मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत कि मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि जिस तरीके होता है ना कि आप एक रेफरेंडम कराते हैं, वहां पे तमाम लोग जाके वोट डालते हैं, ठीक है, उसके नतीजे में इलाका आता है, तो ऐसे नहीं रेफरेंडम भी कराया गया। देखे ना जो आजकल KPK है जी, वो सूबे में क्या, उसमें मुसलमानों की इतनी, और वहां की जो हुकूमत थी उस वक्त की, जो खान साहब की हुकूमत थी, चलिए आई एम सॉरी, मैं थोड़ा काफी और निकल जाएंगे दूसरे, मैं बात पूरा कर लूं, तो वहां पर उस हुकूमत तैयार नहीं थी खान साहब की हुकूमत के पाकिस्तान के हक में वोट दें, तो फिर ये तय हुआ कि रेफरेंडम होगा,
और फिर रेफरेंडम के जरिए लोगों ने अपना वोट दिया। तो जहां जिस किस्म की जरूरत थी वो उस किस्म के। मैं आपकी बात का एहतराम, लेकिन मसले का मैं बहुत बड़ा चलते मैं आपको मौजूद हटा दिया कि मेरे बैकअप माइंड में बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं तो बहुत मेरे बैकअप माइंड में तालिब इल्म हूं जी, मेरे बैकअप माइंड में माशाल्लाह नॉलेज और आपका छोटी सी आपको अर्ज करूंगा कि शायद यहाँ लोगों को मालूम नहीं कि लाहौर की आबादी 40% गैर मुस्लिम हुआ करते थे, और लाहौर की गलियों में हिंदुओं का गैर मुस्लिमों का इतना खून बहा था कि टक्कर तक खून आ गया था जी। और जब वहां पे आके उनके मकानों में लोग बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहा था, तो उनको समझ नहीं कि क्या चीजें कैसे बनती, बाकी बांस रख के उसको बंद किया था। देखिए दोनों तरफ से हुआ है, इसको छोड़ दिया अपने मौजूद मैं आप चलती रहेगी, अभी गुफ्तगू चलती रहेगी ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बात ये कर रहा था कि हम फिर मैं मतलब कराची आ गया, और कराची में मैं बहसी सिविल जज ही आया, और कराची में एक और मसला ये था आती में जो मैंने महसूस किया कि कराची, चूंकि मैं कराची बार में प्रैक्टिस करता था जी, और वकला सारे कराची के जानने वाले थे। हाँ। तो मैंने महसूस किया कि यहाँ के वकला जो है मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जी। अब ये बात तो जाहिर है, मैं जब जज हूँ तो जज हूँ, हाँ, चाहे वकील मेरा कितना भी करीबी दोस्त है, वो मैं तो उसके साथ वही इसी तरीके से बिहेव करूंगा जैसे एक दूसरे वकील से बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा लतीफा बताऊं। एक वकील साहब एक केस लेके आए, तो दोपहर का वक्त है, चैम्बर में नया केस जो होता है चैम्बर में पुटअप होता है, तो चैम्बर में पुटअप हुआ। अब वो वकील साहब मेरे दोस्त हैं बहुत, वकालत के जमाने में, तो उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने बड़ा फॉर्मल अंदाज से केस में स्टे के लिए कहा कि योर ऑनर ये केस बहुत अहमियत का है, अंग्रेजी में तफसीर होती थी, ये केस बहुत अहमियत का है और मुझे इसमें स्टे चाहिए। वो केस था किसी मस्जिद का, तो वो मैंने कहा भाई ये इस मस्जिद के मामलात में तो मैं स्टे नहीं दे सकता आपको। तो उन्होंने तो पहले बहुत ही मतलब बाइज्जत तरीके से, जैसे एक वकील कोर्ट को एड्रेस करता है उसको एड्रेस करने की कोशिश की, फिर वो मैं अपनी बात पे कायम रहा, और फिर थोड़े से वो इनफॉर्मल हुए कि सर आपको पता है कि वकील जब केस नया लेता है तो उससे उम्मीद होती है मौके को कि उसका रिलीफ मिल जाएगा। तो फिर मैं फिर अपनी बात पे कायम था, फिर वो और ज्यादा इनफॉर्मल रहे, कहले यार दे दे तुमने मुझे स्टे क्यों नहीं देता। यानी ये कहिए कि हमने जज साहब से बड़े बाइज्जत तरीके से गुफ्तगू शुरू की, जब काम नहीं किया तो इज्जत अफजाई नहीं कर दी। वो अपने दोस्ती का पहलू सामने लिया है। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा बेहतर ये है कि मैं केस एडमिट कर लेता हूँ, आपको स्टे तो नहीं मिल नहीं सकता, लेकिन अब ये केस आप किसी और अदालत में चलाइएगा क्योंकि आप मेरे करीबी दोस्त हैं और आपने वो दोस्ती को जाहिर किया है। तो ये वो होता था। खैर बाहर कोर्ट में तो फिर आपको इंसाफ ही करना पड़ता है, और इंसाफ सिर्फ पार्टीज के साथ नहीं, अपने रवैये से भी इंसाफ करना पड़ता है। और आप किसी वकील को भी आप ये इम्प्रेशन नहीं दे सकते कि आप उसके करीबी दोस्त हैं और आप जो है उसको रिलीफ देंगे। इसीलिए इस्लाम में वाहिद एक तो ये कि नमाज पढ़ने के दौरान सलाम का जवाब देने को मना किया गया है, दूसरा जज के लिए मना किया गया है कि अगर वो इजलास कर रहा हो तो अगर उसको कोई सलाम करे तो जवाब ना दे। अच्छा, ये और ये सख्ती से मना किया गया है कि अगर कोई मौकिल जज को सलाम करता है तो जवाब ना दे किसी भी सूरत में, क्योंकि इससे ये एहतमाल है कि दूसरी पार्टी ये समझे कि जज साहब से शायद इसकी कोई वाकफियत है। जब आप पीछे पलट के देखते हैं कोई जजी हो एज जज इन इंटीरियर, जज इन कराची, कोई रिग्रेट्स, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट कि ये मुझे इस लम्हे बड़ी खुशी हुई कि इस लम्हे को बड़ा रिग्रेट करता हूँ एज अ सिविल जज इन कराची एज वेल एज दाबू? खैर मुझे रिग्रेट तो शायद किसी बात पे नहीं है, लेकिन रिग्रेट जब होता है जब इंसान अपना फर्ज अदा करने में महसूस करे कि उसने फर्ज अदा किया। मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मैं उससे तौबा भी करता हूँ कि अल्लाह अगर कोई कमी बेशी रह गई हो अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दे। और खुशी मुझे इस बात पे होती है कि मुझे जितनी अल्लाह ताला ने अकल दी, जितना मुझे शऊर दिया और जितने मुझे वसाइल दिए, उसके लिहाज से मैंने अपनी
तमाम कोशिशें करके जो मुमकिन था किसी को भी इंसाफ की फराहमी में, वो मैंने इंसाफ फराहम करने की कोशिश की। अल्लाह ताला उसको कबूल करे। क्या अगर स्लेट के ऊपर साफ कर दिया बिल्कुल ये, और दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिले, दोबारा आप एज ए सिविल जज अपना केस स्टार्ट करना चाहेंगे, या जो हमारे लॉयर लोग होते हैं जो माशाल्लाह 50 लाख रुपए के लेके केस आते हैं कि मैं तो अगले मरली की तैयारी करा था, फीस अगले मरली की, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि जज सिर्फ जज वो नहीं होता कि जो जज की कुर्सी पे, हर इंसान अपने हर अहद में, हर पेशे में और हर अपनी लाइफ के टाइम में जज है। वो बाप की हैसियत से भी जज है, वो शौहर की हैसियत से भी जज है, वो उस्ताद की हैसियत से भी जज है। उसका काम हर जगह बार बार अल्लाह ताला भी कहता है कि इंसाफ फराहम करो और मियाना रबी इख्तियार करो, अपनी ज्यादती नहीं करो किसी के साथ, हकदार को हक पहुंचाओ। तो हकदार को हक पहुंचाओ का मतलब ये नहीं होता कि जज ही सिर्फ हकदार को हक पहुंचा रहे। आप बहैसियत इंसान, आपकी जो भी हैसियत है और आपके सामने कोई हकदार आए तो आप उसको हक अदा करें एज ए फैमिली मेंबर। जज तो ठीक है, मुझे एक जिम्मेदारी डाली गई और मैंने जिम्मेदारी, ये नहीं कि जिम्मेदारी कोई ऊपर से आ गई हो, मैंने खुद एप्लीकेशन दे के मैं जज बना और मैं चाहता था कि मैं कुछ डिलीवर करूं। तो अगर डिलीवर करने के लिहाज से मुझे पूछा जाए तो वाकई एज ए जज जो मैंने डिलीवर किया, वो जो मेरे बेनिदानिश में, हो सकता है लोग क्रिटिकल हो, लोग इस पे एतराज करें मेरी इस बात पे कि नहीं आपने अपना काम पूरा नहीं किया, लेकिन मैं ज़मीर मेरा मुतमईन है और मैं अल्लाह ताला के आगे मुझे उम्मीद है कि मैं सुरखरू होऊंगा कि मेरी जो भी हैसियत थी, मैंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, मैंने किसी को गैर कानूनी तरीके से फेवर नहीं किया और मैंने डिले नहीं किया किसी भी केस में। मैंने लोगों को साथ ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की और लोगों में इख्तलाफात कम कराए। ये पूरा मेरा एक वो तरीक़ाकार रहा जिसका मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। वैसे मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जो शायर जब कभी गजल लिखता है तो सबसे पहले तो शायर खुद एंजॉय करता है उसको, वो अंदर से उसकी खुशी फूटती है कि मैंने कोई चीज लिखी है। दूसरों की दाद की तवज्जो तो मरना उसका बाद में आता है, सबसे पहले दाद वो अपने आप को देता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई आर्टिस्ट कोई अच्छी पेंटिंग में आता है तो सबसे पहले सादिक टाइन है कोई, तो उसकी एक अंदर की खुशी होती है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो जज जब कोई अच्छा काम करता है तो जो अंदर से जो खुशी मिलती है वो बाहर की हर खुशी के लिए बेकार है। देखिए ना, वो अंदर की खुशी होती है जो तमाम मसाइब के बावजूद, मतलब रिसोर्सेज नहीं होते थे, हम ट्रेन में बैठ के आते थे 3rd क्लास में और फिर बस में ट्रेवल करते थे। जून जुलाई अगस्त की खैरपुर की गर्मियां, उन गर्मियों में बाज़ औक़ात जो रमजान होते थे, रमजान रोजा होता था और रमजान के रोजे में हम ट्रैवल करते थे। और मेरी तनख्वाह, जो पहली तनख्वाह मुझे मिली है खैरपुर में 1978 में, वो उस जमाने में रिफॉर्म आ चुकी थी, मतलब तनख्वाहें बढ़ चुकी थी भुट्टो साहब के जमाने में। तो मुझे 900 रुपये मेरी तनख्वाह थी, मुझे 840 रुपये मिले। 60 रुपये जो है वो मेरे मकान का किराया कट गया। तो हमें कभी ये नहीं हुआ जी हमारी तनख्वाह कम है, हमारे जो रिसोर्सेज थे, और खुशी ही थी, मतलब खुशी ये बात थी कि आप डिलीवर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ओहदे पे बिठाया है जहाँ पे आप लोगों को इंसाफ फराहम कर सकते हैं। और ये खुशी होती थी कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है। पता नहीं कितने लोगों बिल्कुल चाहने के बावजूद उनको ये मौका मैसर नहीं होता, और हमारा इंतखाब अल्लाह ताला ने किया है तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, और जो भी उसने रिसोर्सेज दिए उसको पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे आपकी बातों से मैं अपने सुनने वालों से ये कहूंगा कि एक बड़ा इस पे एक अजीब सा मैसेज है जो कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है इसमें जल्दबाजी बड़ी है कि वो ओवरनाइट चाहते हैं सब कुछ मिल जाए, और जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी इस मुकाम पहुंचने के लिए वो अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उसे गाड़ी के मॉडल में नजर रखनी होती है। आपकी कहानी कोई अकेली इकलौती कहानी नहीं है, आपके अहद के जितने भी शुराफा थे वो ऐसे ही थे। उनको आज भी फख्र है कि 840 रुपए की तनख्वाह क्यों करी है, उनको आज भी फख्र है अपने वैगन पे सफर करने के लिए। और आजकल के बच्चे जो है वो उनकी गाड़ी के मॉडल, उनके बाप की गाड़ी मॉडल से नहीं अच्छा होता है, लेकिन उनका सुकून खत्म नहीं होता है। मैं सिर्फ मुकम्मल कर दूं कि आपकी बातों से याद आया कि लेकिन आगा हसन आदमी साहब का कितना बड़ा नाम है, और उन चंद खुशनसीबों में से थे जिनकी डेली बेसिस पर मुलाकात होती थी कायद मोहम्मद अली जिन्ना से दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो उसके कलेक्शन के इंचार्ज थे पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से मुस्लिम लीग की जितनी कलेक्शन थी वो जाके साथ देना गए। हम भी सफर किया, उन्होंने UBL में गए, BCCI बनाया,
तो उनके दो वाकये मुझे कभी नहीं भूलते। एक जब उनकी यूबीए में से मुल्तान पोस्टिंग हुई तो बताते हैं कि गर्मी बड़ी शदीद पड़ती थी वहां पे, बिल्कुल, तो कमरे के अंदर पूरी रेत बिछा के और उस पे वो पानी डाल दिया करते थे ताकि जब पंखा चले तो ठंडा रहे। ये वो आगा सनाब्दी हैं जो कि अरबपति थे बाद में। या ये कि उनकी पिंडी में पोस्टिंग हुई तो वहां से जो बैंक के जो मरकजी ऑफिस था वहां से खजाने में जो पैसे आते हैं तो उस जमाने गाड़ियां नहीं थी, टांगे के अंदर वो रख के अपना जो संदूजी थी आगा साहब खुद जाया करते थे उस स्टेट में जमा कराने के लिए। तो ऐसे बनता है पाकिस्तान, ऐसी चीजें बनती हैं इस तरीके से जो हमारे शिकायतें करने से नहीं बनती है। मैं बताऊं ना, खैरपुर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई और ये सितंबर का महीना था और मतलब पीक क्योंकि वहाँ खजूरें होती हैं तो लोग गर्मी बढ़ने की दुआएं करते हैं। जी, अगर वहां पे बारिश हो जाए तो लोग अपने गुनाहों की तौबा कर दे, या अल्लाह हमारा रिस्क बंद नहीं कर और ये बारिश बंद कर दे क्योंकि खजूरें सारी खराब हो जाए। तो अब इस गर्मी में अच्छा, उस जमाने में एसी का तो कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है, तो उस गर्मी में मैं अपने आप को पूरा गीला करता था पानी से। जी जी जी। दोपहर में आने के बाद कोर्ट से और फिर लेट जाता था पंखे के नीचे और फिर जब वो बदन खुश्क हो जाता था तो फिर दोबारा पानी डालिए। अगर वो नहीं करते ना तो बहुत शदीद गर्मी लगती है। ये तो हम भी कर चुके हैं ना। तो मतलब ये और कभी ये एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। हाँ। मतलब हमारे साथ बिल्कुल नहीं, मतलब एंजॉय करते थे कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे वालों के उस दौर में नहीं होते थे। जहां दानिश मेरे पास पढ़ी है मैं तब्सरा करूंगा ऐसा दानिश साहब की। तो कह लिए मैं एक जगह पे बेचारे मजदूर टाइप के काम थे, कह लिए मैं इंटरव्यू के लिए गया तो फटे से पुराने से कपड़े थे तो अंदर ले जाएगा मुझे। तो जो अंदर जिन साहब पास मुझे मिलने गया मैं तो मालूम है कि बहुत बड़ा सा हॉल था, उसके पीछे उनके बर्फ के कारखाने थे तो बर्फ की सिलियां लगा के पूरी 400 दीवारें खड़ी थी और पीछे पंखे फुल चले थे। हम क्या बात करें प्री पार्टीशन डेज की। और कह लिए मैं अंदर क्या तो फुआरे लग गया।